हिजाब पर देश में हंगामा है जारी, जिसको लेकर देश में मचा बवाल है। तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। कर्नाटक से हिजाब पर उठा तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसकी गूंज महाराष्ट्र, यूपी से लेकर दिल्ली तक सुनाई देने लगी है। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर रोक क्या लगी, इसे कुछ लोगों ने अस्मिता का मुद्दा बना लिया। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हिजाब पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि समय आने पर वो हिजाब मामले में दखल देगा। अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले आप देखिए इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। कर्नाटक में हिजाब विवाद, महाराष्ट्र तक पहुंचा फसाद, हिजाब दिवस का आह्वान। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर रोक के विरोध में अब प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। आंच अब महाराष्ट्र के मालेगांव तक पहुंच गई है। यहां मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व जमीयत उलेमाए हिंद ने किया। सैकड़ों की संख्या में आई मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में नारेबाजी की, हिजाब को अपना हक बताया। हालांकि प्रदर्शन पुलिस से एनओसी लिए बगैर किया जा रहा था, इसीलिए पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की। रिजर्व फोर्स है वो भी यूटिलाइज किया गया है। उसी के तहत जो बाहर से कुमक आई थी उसको भी जो इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ पे तैनात किया गया है। कल के सिलसिले में पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गुन्हे दाखिल किया गया है आयोजकों के खिलाफ। उसके साथ इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनको पुलिस ने नोटिस दी। मालेगांव में हिजाब पहनने के समर्थन में गुरुवार को भी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और कर्नाटक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था और शुक्रवार को हिजाब दिवस मनाने का ऐलान किया। हिजाब पर महाराष्ट्र में हो रहे हर घटनाक्रम पर सरकार की भी नजर है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। हिजाब के समर्थन में मालेगांव की तर्ज पर अलीगढ़ में भी मुस्लिम महिलाएं सड़क पर उतरी। महिलाओं ने हिजाब को अपना हक बताया। हिजाब के समर्थन में कर्नाटक से लेकर यूपी और महाराष्ट्र तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वहीं इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने की छूट देने की मांग को देश तोड़ने का प्रयास बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, प्रांत और धर्म के नाम पर देश को कोने कोने से तोड़ने का प्रयास प्रतिदिन किया जा रहा है। हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि समान नागरिक संहिता समय की मांग बन गई है। अब कुछ खास वर्ग के लोगों ने देश का कानून तय करना शुरू कर दिया है। जो गजवाए हिंद की कल्पना करके देश में वो देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है। हाईकोर्ट के इजाजत न मिलने के बाद भी आज मालेगांव से लेकर के अलीगढ़, आजमगढ़, दिल्ली, पूरे देश को धार्मिक तनाव में कस करके पूरे दुनिया में भारत को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन भारत में न गजवाए हिंद चलेगा, न इस्लामिक स्टेट बनेगा, ये पाकिस्तान और सीरिया नहीं। हिजाब के समर्थन और विरोध के बीच शुक्रवार को हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने कहा कि सही समय पर इस मसले पर सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत ने केस की सुनवाई करते हुए कहा, हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और मामला हाईकोर्ट में लंबित है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि वे इस मामले को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाने से बचें। हिजाब पर जिस तरह से तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है, विरोध प्रदर्शन, समर्थन, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई का दौर जारी है।
उसके बाद एक बात तय है, ये मामला इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। हम उचित समय आने पर इसकी सुनवाई करेंगे। आखिर जल्दी क्या है? ऑर्डर 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 का मतलब सर्वोच्च अदालत ने कह दिया याचिका आई है, ठीक है, हमारी नजर है, लेकिन उचित समय का इंतजार है। बढ़ते हैं अपनी बहस की ओर, चर्चा होगी। जी हाँ, मेरे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर योगिता भयाना सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार महिलाओं के हक की बात को आप उठाती रहती हैं। योगिता भयाना, आपका स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में सियासी मेहमान के रूप में अतुल सक्सेना, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अधिवक्ता के रूप में। जी हाँ, ये जानना जरूरी है कि आखिर कानून क्या कह रहा है, लार्जर बेंच क्या होती है, कर्नाटक उच्च न्यायालय इस समय किस तरह से इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है। इस पर बात करने के लिए राखी दुबे, अधिवक्ता, हमारे साथ हैं। हमारे साथ जी हाँ, इस्लाम के जानकार, बुद्धिजीवी अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। जनाब अतीकुर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, आज चूंकि सबसे बड़ी खबर सर्वोच्च अदालत से आई, यह अदालत से ये खबर आई कि उचित समय आने पर हम सुनवाई करेंगे, लेकिन हमारी नजर मामले पर बनी हुई है। राखी जी, अदालत, सर्वोच्च अदालत देश की क्या कह रही है? अगर अदालत ने ये कहा है उचित समय, तो वो उचित समय का क्या इंतजार है? राखी जी, कहना चाहूँगी कि जो आपका यूनिफॉर्म है, इंडिया में यूनिफॉर्म को लेके पॉलिसीज़ हैं, लॉज हैं। हर एक स्कूल में इट इज़ मैंडेटरी कि उनके अपने यूनिफॉर्म होने चाहिए इन ऑर्डर टू प्रमोट इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो पेटिशन फाइल करी है, उन्होंने पेटिशन फाइल करी अंडर आर्टिकल 25 कि हमारा ये रिलीजियस राइट है कि हम प्रोपेगेंडा कर सकें। बट अगर हम देखें तो लॉ में ये कहा गया है कि यूनिफॉर्म आप कहते हैं इट्स मैंडेटरी, एंड उसमें आर्टिकल 25 उसको ओवर राइड नहीं करेगा। बट वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें अपना करना है। तो इसीलिए लार्जर बेंच में, बिकॉज नाउ दिस इन्वॉल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, इसीलिए कि लार्जर बेंच में रेफर कर दी गई है। एंड लार्जर बेंच में इसलिए रेफर की गई है बिकॉज इसमें ये भी हमें चीज़ देखनी होगी। दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि इसमें जो लॉ है ऑफ यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म तो मैंडेटरी है, इट प्रमोट्स कि इक्वालिटी रहे, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो बच्चों के साथ स्कूल में, इसीलिए मैंडेटरी सब लोग एक समान ट्रीट किए जाएं। अगर सब लोग अपने अपने रिलीजन के कपड़े पहन के आ जाएंगे तो इक्वालिटी कैसे हो पाएगी? फिर यूनिटी भी नहीं रहेगी, इंटीग्रिटी भी नहीं रहेगी, पब्लिक पीस एंड ऑर्डर भी नहीं रहेगा। ये इसीलिए हमारे इंडिया में कहते हैं यूनिफॉर्म को लेके बने हुए लॉज, और दूसरी हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन आपको कह रहे हैं आर्टिकल 25 में, तो इसीलिए उसमें इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं है हिजाब, वो भी देखना जरूरी है। अलाउ करने से पहले कि समझना होगा कि वेरी जजमेंट्स आर देयर। राखी जी, कल जब उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई हो रही थी तो ये कहा गया कि लार्जर बेंच को ये मसला भेजा जा रहा है। परसों की बात है, ये परसों का मसला था। उसके बाद लार्जर बेंच यानी एक जज से ज्यादा, डबल बेंच, 3 जज, 4 जज, ये चीफ जस्टिस ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट तय करते हैं। लार्जर बेंच अभी इसकी सुनवाई कर रहा है। ऐसे में सर्वोच्च अदालत जब ये कहती है कि जी हाँ, ये मसला हमारी नजर बनी हुई है, उचित समय का इंतजार है, तो क्या सर्वोच्च अदालत ये कहना चाह रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात को कह रहे हैं कि पहले कर्नाटक हाई कोर्ट इसकी पूरी सुनवाई कर ले, उसके बाद मसला हमारी देहरी पर आए? कह रहे हैं आप, क्योंकि वो अभी आपका मैटर वहाँ पे एजुकेट उनके पेंडिंग पड़ा हुआ है लार्जर बेंच में, तो लेट लार्जर बेंच इवैल्यूएट कि कॉन्स्टिट्यूशनली क्या चीज़ें इस पेटिशन के लिए जो इन्वॉल्व हैं, आपका इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन और आपका कहते हैं आर्टिकल 25, तीनों चीज़ें इन्वॉल्व है, तो कैसे उसको हैंडल करते हैं, कैसे प्रीवियस लॉज क्या कह रहे हैं और इन पब्लिक इन लार्ज के लिए क्या बेनिफिशियल है, अलाउ करना नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास, क्योंकि उनके पास पेंडिंग है, दे कैन नॉट इंटरजेक्ट, वो इंटरफेयर नहीं कर सकते, अभी उनके सामने मामला नहीं, मामला कर्नाटका हाई कोर्ट पे, लेट देम एजुडिकेट, अगर वो प्रॉपर्ली एजुडिकेट करते तो ठीक है, नहीं तो लेटर ऑन दे कैन इंटरजेक्ट। जी, हिजाब का हिसाब किताब, वो भी चुनाव के पहले जब हिजाब को लेकर इस तरह की बात सामने आ रही है। मेरे साथ सियासी मेहमान अतुल सक्सेना, राष्ट्रीय प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी, हमारे साथ है। अतुल जी, आपका स्वागत है। मेरा सवाल आपसे है, ऐन चुनाव के पहले धर्म की ये प्रयोगशाला है या ये केवल संयोग है? देखिए मनीष जी, मैं कहना चाहूँगा भाजपा समय समय पर ऐसे प्रयोग करते रहती है, परंतु आज ये सब प्रयोग इनके फेल हो गए हैं। ये जो प्रायोजित कार्यक्रम है हिजाब का,
ये चलने वाला नहीं है। देखिए इन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया, दंगे का मुद्दा उठाया, अब ये हिजाब पे लिया है, पहले तलाक पे अतुल जी माफी के साथ आपको कुछ मिनटों के लिए रोकूंगा। इस वक्त आ रही है बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। पंजाब में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सीएम उम्मीदवार भगवंत मान पर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भगवंत मान पर हमला। अमृतसर में चुनाव प्रचार के दौरान भगवंत मान पर अटैक। अमृतसर अटारी रोड पर चुनाव प्रचार कर रहे थे मान। भगवंत मान पर सनरूफ से बाहर लोगों से मुखातिब थे मान। इसी दौरान किसी ने उन पर पत्थर मारा। इस वक्त की बड़ी खबर, इस पर ताजा जानकारी के लिए सीधा अमृतसर से हमारे संवाददाता कुलवीर हमारे साथ मौजूद है। कुलवीर, पंजाब चुनाव में जी हां, मतदान का समय कुछ ही दिनों का वक्त बाकी, उसके पहले इस तरह का हमला क्या लगता है? देखिए मनीष, ये तीसरी ऐसी बड़ी घटना है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो रुका गया था। उसके बाद राहुल गांधी आए थे लुधियाना में, उनके ऊपर भी एक कार्यकर्ता ने, कांग्रेस के ही कार्यकर्ता ने एक झंडा फेंक के मारा था जो उनके मुंह पर लगा था। और ये तीसरी ऐसी घटना है जहां पर कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर सवाल जो है वो जरूर उठते हैं, क्योंकि अमृतसर अटारी रोड पर भगवंत मान अपने जो कैंडिडेट हैं अपनी पार्टी के, उनके समर्थन में प्रचार में जुटे थे। इसी दौरान भीड़ में से किसी ने पत्थर जो है उनकी तरफ फेंक के मारा। हालांकि भगवंत मान को कोई ज्यादा नुकसान इसमें नहीं हुआ, लेकिन इस सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी घटना जो है वो इसको माना जा सकता है, क्योंकि ये जो एरिया है जहां पर भगवंत मान प्रचार कर रहे थे वो वैसे भी पाकिस्तान की बॉर्डर से लगा हुआ है, जहां पर सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा इंतजाम जो है या चौकस नजर जो है वो होनी चाहिए। लेकिन ये चिंता का विषय है कि इस तरह से हमले जो है कि ये पत्थर पाकिस्तान से आया है। देखिए, पाकिस्तान से नहीं इसको फिलहाल कहा जा सकता, या फिर जब तक जांच नहीं हो सकती उस वक्त तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन ये जो एरिया है ये क्योंकि पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ अमृतसर का एरिया है और यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त होने चाहिए, यानी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी नजर जो है वो चौकस होनी चाहिए। कुलवीर एक छोटा सवाल छोटा जवाब, क्या चोट ज्यादा गंभीर है या हल्की फुल्की खरोच या इस तरह की कोई चोट आई है? देखिए मनीष, फिलहाल यही बताया जा रहा है कि भगवंत मान को इसमें कोई ज्यादा चोट जो है वो नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने एकदम बचाव अपना कर लिया। वो गाड़ी के अंदर बैठ गए क्योंकि सनरूफ से वो लोगों को संबोधित कर रहे थे। लेकिन जरूर कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चिंता का विषय जी। कुलवीर, आपका इस ताजा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुलवीर जी हां, अमृतसर से बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भगवंत मान पर हमला हुआ है। जी हां, चुनाव के पहले इस समय हमले का आप ये समझिए कि सिलसिला सा चल पड़ा है। क्या ये सहानुभूति बटोरने के लिए प्रायोजित तो नहीं, जनता ये समझना चाहती है। और चूंकि बात जब पंजाब की है, अमृतसर की, हमारे संवाददाता कह रहे थे कि पाकिस्तान से लगा हुआ इलाका है, बात तो यूपी में भी होती है तो जिक्र पाकिस्तान का हो जाता है, क्योंकि मुल्क में चुनाव है। बढ़ते हैं अपनी बहस की ओर। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। अतुल जी, आप अपनी बात पूरी करें तो मैं दूसरे मेहमानों पर जाऊं। मनीष जी, मैं यही कह रहा था कि जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं तो इन्होंने बहुत सारे प्रयोग करे, हिजाब का प्रयोग ये करने में लग गए। और जिस तरीके से ये आप देखिए धार्मिक पोशाक, जो ये कोई नया नहीं है, हिजाब कोई आज का थोड़ी, हिजाब तो बरसों से चला आ रहा है। तो अतुल जी, टीवी स्क्रीन पर आप देखिए दो शहरों की तस्वीरें, जयपुर और दिल्ली, किस तरह से हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और ये तो केवल दो तस्वीरें हैं, सारे देश के अलग अलग प्रदेशों में अगर आप देखें तो इस तरह के आंदोलन और प्रदर्शन जारी है। हालांकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने यह साफ कर दिया है कि हिजाब को लेकर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर प्रतिबंध है। अतुल जी, आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। देखिए, इन सब ये जो आंदोलन हो रहे हैं तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? कर्नाटक में सरकार किसकी है, आप बताइए। तो इस तरीके से जो ये भाजपा जो काम करने का काम करती है, बेसिकली इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, परंतु ये सब फेल हो गया। अभी मनीष जी, आपने देखा कल जो उत्तर प्रदेश में 58 सीटों पे चुनाव हुआ है, जिस तरीके से प्रचंड बहुमत देने का काम समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को लोगों ने दिया और खुल के दिया है। और मनीष जी, यहाँ एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जनरली जब चुनाव होता है तो जब आपके रिपोर्टर रिपोर्टिंग करते हैं ग्राउंड से, तो जब प्रतिक्रिया लेते हैं आम आदमी की, तो जनरली वो साइलेंट रहता है, वोटर बताता नहीं है मैंने किसे वोट दिया है। परंतु आज इतना रोष था लोगों में, कल जो है उन्होंने खुल करके बताया कि समाजवादी पार्टी को, आरएलडी गठबंधन को हमने वोट दिया। अतुल जी, अभी 6 चरण का मतदान बाकी है।
और बीजेपी के नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि जो पहले चरण में मतदान हुआ है उसको देख के तो यही लगता है कि समाजवादी नहीं समाप्तवादी हो जाएगा। अतुल जी, मैं आऊंगा आपके पास क्योंकि बीजेपी के नुमाइंदे अभी हैं नहीं। मैं आपके पास कुछ और सवालों के साथ आऊंगा। हमारे साथ योगिता भयाना और अतीकुर रहमान साहब हैं। अतीक साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। योगिता जी, मैं आपके पास लास्ट में आऊंगा। सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, और आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि यूनिफॉर्मिटी और इसको लेकर हिंदू मुसलमान आखिर समाज के ताने बाने को कितना नुकसान पहुंचाएगा। अतीकुर रहमान साहब, शिक्षा में शिक्षा के केंद्र, जी हाँ, गुरुकुल कह लीजिए आप, स्कूल कॉलेज जो कह लीजिए, क्या ये धर्म के नुमाइश की जगह है? मनीष जी, हकीकत अगर आप सुनना चाहते हैं तो बहुत बहुत दुख की बात है ये कि ऐसी जगह पर जहां पर हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, आज तक के कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ, इतना मिलजुल कर हम लोगों ने अपनी जिंदगी गुजारी। हमने हमारे अपने बच्चों ने, हम अपने बच्चों को कृष्ण बनाते थे, हम अपने बच्चों को राम बनाते थे। हमारे जो प्रोग्राम होते थे, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था जो ये दर्शाता ना हो कि ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बेस्ट जगह है हमारे स्कूल। उसमें इस बात का होना बहुत बहुत दुख वाला है और गंभीर है। मनीष जी, मैं थोड़ी सी आपसे इजाजत ये चाहूंगा कि इस इशू को आप एक आइसोलेटेड इशू ना समझें। जिस तरह से अभी अतुल जी कह रहे थे, देखिए ये एक सोची समझी साजिश है मुसलमानों के खिलाफ। आप भली भांति जानते हैं मनीष जी, किस तरह से डे वन से जो बीजेपी सरकार आई है, इन्होंने हर वो हथियार इस्तेमाल किया है जो कि कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को डिमोरलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। बीजेपी के क्योंकि कोई प्रवक्ता नहीं है, मैं नहीं समझ रहा हूं कि कुछ अच्छी बात होगी कोई टिप्पणी इस पर करना, मगर आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं जहां तक समझ रहा हूं ये हमारे लिए, हमारी पूरी सोसाइटी के लिए, हमारे सेक्युलरिज्म के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है। लेकिन फिर भी हमने अपने लोगों में जो, और आज मनीष जी आप जो क्लिपिंग्स बता रहे थे डिबेट से पहले, उसमें एक चीज शायद आप मिस कर गए। लखनऊ के अंदर एक इंटरफेथ मीटिंग बुलाई है हमारे लोगों ने। इंटरफेथ मीटिंग इसका सोल्यूशन निकालने के लिए बुलाई है ताकि तमाम लोग इकट्ठा होकर एक तरह का ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करें और कोई हल पर पहुंचे कि आखिर ये हो क्या रहा है। इस तरह से तो हम सोच नहीं सकते थे। देखिए हमारे ऊपर हमला हुआ ट्रिपल तलाक को लेकर, गौरक्षा को लेकर, हमारे ऊपर हमला हुआ तमाम अलग अलग तरीकों से, लेकिन ये शिक्षा के अंदर, ये जहां पर हमारा एजुकेशन केंद्र है मनीष जी, हम लोगों ने इतना स्ट्रगल करने के बाद में हमारे बच्ची और बच्चियों को, आप जानते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन का क्या लेवल है। लेकिन चिंता की बात अतीक साहब ये होती है कि जो पहले नहीं होता था वो हाल ही में ऐन चुनाव के पहले, इसे संयोग कहें या प्रयोग कहें, ये समझ नहीं आ रहा अतीक साहब। ये समझने की कोशिश हम भी कर रहे हैं। ये पॉइजन ऑफ द माइंड्स जो है, ये हमारी सोसाइटी को लेकर कहां जाएगा, कहां से शुरू हुआ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको क्यों नहीं हैंडल किया। और 70 साल मनीष जी, 70 साल में अगर हम हिंदू और मुसलमानों को इस तरह से एक नहीं कर पाए तो हमारे ऊपर लानत है। मैं अतीक साहब आपने बात की कि ये किसी की साजिश है। आखिर ये किसका करा धरा है, इस पर भी मैं आप ही से सवाल पूछूंगा, क्योंकि पाकिस्तान की संसद में, जी हाँ, केवल हिजाब पहनकर आने वाले छात्रों को रोकने को लेकर वहां की संसद में यह कहा जा रहा है कि भारत में, जी हाँ, भारत में बर्बर सुलूक हो रहा है। मैं आऊंगा अतीक साहब आपके पास। आखिर हमारे देश के मुद्दे पर पाकिस्तान हमारे आंगन में कैसे कूदता है, इस पर भी चर्चा करूंगा अतीक साहब। हमारे साथ जुड़ चुकी है शाइस्ता रफत। शाइस्ता जी आपके पास आता हूं। योगिता भयाना हमारे साथ हैं। योगिता जी, ये बड़ा भयावह दृश्य है, हिजाब को लेकर बच्चों के बीच में वैमनस्यता, जहर घोलना। आखिर ये मेंटल कंडीशनिंग आपको लगता है कौन कर रहा है? कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है? कौन नहीं चाहता कि जिन हाथों में किताब होनी चाहिए, वहां पर बात हो रही है भगवा और हिजाब की। बिल्कुल, ये बहुत कड़वा सत्य है हमारे देश का, और ये सिर्फ कर्नाटका की बात नहीं है मनीष जी,
ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, उससे भी ज़्यादा गंभीर जितना हमें ये दिख रहा है अभी चैनल पर या जो तस्वीरें आ रही हैं उससे भी ज़्यादा भयावह है। ये सत्य है, कड़वा सच है और किस तरफ से हो रहा है आपको भी मालूम है। हर मज़हब में अच्छे बुरे इंसान होते हैं, ये दोनों तरफ से हो रहा है। मैं किसी एक मज़हब को पिकअप करके नहीं, क्योंकि मैं सामाजिक कार्य करता हूँ और इसमें मेरा जो पर्सनल टेक है वो जो भी हो, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी बच्चों का फ़ायदा उठाया जा रहा है। बच्चों का जो हृदय होता है आपको मालूम है, उनको अभी वो रास्ता उनको समझ नहीं है, पर उनको किसी गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश की जा रही है दोनों आउटफिट्स की तरफ से, हिंदू आउटफिट्स की तरफ से और मुस्लिम आउटफिट्स की तरफ से, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं मनीष जी। और जहाँ जिस हाथ में आपने बोला किताब होनी चाहिए वहाँ पर झंडे और ये प्रोटेस्ट हैं। डेफिनेटली प्रोटेस्ट इज़ द राइट ऑफ अ सिटीजन, बट प्रोटेस्ट फॉर द राइट रीज़न। पर अनफॉर्चुनेटली दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि उनको समझ नहीं भी होगी ना विषय की, तब भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर मेरा एक यहाँ पे बड़ा सवाल है कि ये अचानक से ये गंद का बम फूटा है, जो गंदगी का बम फूटा है वो अचानक से क्यों फूटा है? क्या पहले हिजाब में लड़कियां नहीं जा रही थी? क्या हिजाब में पहले पढ़ाई नहीं हो रही थी? पढ़ाई हो रही थी। सडनली आप 3 महीना पहले एग्जाम के, आप मेरे को इसके टाइमिंग्स पर सवाल करना है कि क्यों सडनली आप एक ओवरनाइट आप जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, पर बच्चों पे ये जो कानून है ये जबरदस्ती अभी मत थोपिए, उसके लिए तैयारी कीजिए। आप बोलिए अगले साल से, उसके अगले साल या एक नोटिफिकेशन दीजिए कि हिजाब यूनिवर्सल कोड में, ये तो हम सबको मालूम है स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए स्कूल में। आप सडनली थोड़ी ना बोल देंगे उनको, एक कंडीशनिंग होती है हर परिवार की, हिंदू मुस्लिम और सब धर्मों में कंडीशनिंग होती है। आप किसी सरदार को, सिख को बोल सकते हैं कि आप टर्बन पहन के स्कूल नहीं जाएंगे? नहीं बोल सकते। पंजाब चुनाव भी है, योगिता जी, पंजाब चुनाव है, ये भी आ जाएगा। मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, क्या कोई मुख्यमंत्री भगवा पहन के मुख्यमंत्री का ऑफिस संभाल सकता है? संभाल रहा था ना, तो आप उस पर तो सवाल नहीं कीजिए। वो भी एक कम्युनल नहीं होना चाहिए, उसको भगवा पहन के सीएम ऑफिस में नहीं जाना चाहिए। गया ना वो, उसने अपना काम किया एज पर पीपल की, ठीक ठाक ही किया है, जो कि हम सुनते हैं किया होगा। पर क्या अगर एक चीफ मिनिस्टर सीएम ऑफिस संभाल सकता है भगवा पहन के, तो क्यों नहीं लड़कियां हिजाब में पढ़ाई कर सकती अगर वो चाहती हैं तो? आई एम अगेंस्ट बुर्का, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ, अगर वो पढ़ना चाहती है बुर्का पहन के तो पढ़ने दीजिए, उनकी मर्जी है, ये उनकी इच्छा है। जी, उनकी इच्छा है और संविधान में इस तरह की बातें भी कही गई हैं। हमारे साथ राखी दुबे भी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप पढ़ाई के उस जगह पर जा रहे हैं तो वहां पर अगर स्कूल का, सरकार का एक नियम है कि एक सर्कुलर है, सब एक समान पोशाक में पहुंचेंगे, उसमें धर्म का कहीं भी कोई संकेत ना दिखे। मुख्यमंत्री को अब नहीं होना चाहिए। योगिता जी मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ शाइस्ता रफत, जमाते इस्लामी की आप सदस्य हैं। आप इस समय बुर्का पहनकर बैठी हैं या हिजाब है शाइस्ता जी? जी, हिजाब है और हमेशा हिजाब हम करते रहे हैं, ये पार्ट ऑफ बिलीफ है। अभी देश में जो इस तरह की बहस चल पड़ी है, ये आज की बात नहीं है। हमारी हिंदू बहनें भी घूंघट लेती हैं, हमारी क्रिश्चियन सिस्टर्स भी, वो भी पहनती हैं अबाया टाइप का, उनके अपने उसके अनुसार वो उसकी पाबंदी करती हैं। तो ये मुल्क जो हमारा है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर एक संविधान है, मुल्क संविधान से चलता है। और दूसरा ये कि ये जो हम पहनते हैं ये हमारा पार्ट ऑफ बिलीफ है, और ये ऐसी बात नहीं है। मेरी बहन योगिता जी ने बहुत सही कहा है कि ऐसा नहीं है कि अचानक आज ही किसी ने ये बुर्का या हिजाब पहनना शुरू किया है, बल्कि ये पहनना हमारा बहुत ज़माने से है। मैंने पूरी तालीम उसी में हासिल की है और ये इशू कभी नहीं था इस कंट्री में। इस इशू को अभी क्रिएट किया गया है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो नफ़रतें पैदा की जा रही हैं, दूरियां पैदा की जा रही हैं, ये हमारे कंट्री के हित में नहीं है। हम एक तरफ बात करते हैं मुल्क के विकास की, मुल्क के इशू पे बात होनी चाहिए। अगर आपको इस मुल्क में को जो है तरक्की की तरफ ले जाना है, डेवलपमेंट करना है इस कंट्री का, तो आपको यहाँ पर जो रियल इश्यूज़ हैं उस पर बात होनी चाहिए। फिर दूसरा, ये बहुत दुख की बात है कि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पर हमारे कंट्री का फ्यूचर पलता है, जहाँ पर हमारे कंट्री का एक भविष्य तैयार होता है, उस भविष्य को हम किस तरह तैयार कर रहे हैं। हमारा फैब्रिक, जो सोशल फैब्रिक है,
उसके ताने को हम बिखेर रहे हैं। तो ये सवाल इस कंट्री में कभी था नहीं। मैंने हिजाब पहना है या दूसरी बहन ने कुछ और पहना है, तो ये असल हमारा संवैधानिक राइट है। और फिर दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन हमको इस बात का इख्तियार भी देता है कि आप अपनी पसंद का पहन सकते हैं, कोई मसला इसमें कभी नहीं था। लेकिन इस मसले को इस वक्त क्रिएट किया गया है। ये कुछ ऐसा लगता है जी शाइस्ता जी, हमारा एक पीसफुल जी शाइस्ता जी, बहुत सारी बातें लगती है, लेकिन इस समय एक और बात कही जा रही है कि जो लड़कियों ने हिजाब पहनकर विद्यालय पहुंची, जो वहां पर पहुंची, उसके दरवाजे पर पहुंची, ये कहा जा रहा है कि उनका ब्रेन वॉश किया गया है। हमारे साथ मेहमान के रूप में हमारे साथ अतुल सक्सेना, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राखी दुबे, आप अधिवक्ता हैं, हमारे साथ योगिता भयाना, सामाजिक कार्यकर्ता, अतीकुर रहमान साहब, इस्लामिक स्कॉलर, और हमारे साथ शाइस्ता रफत, जमात इस्लामी की आप सदस्य हैं। राखी जी, मैं आप ही के पास आना चाहूँगा। जहाँ तक बात की जा रही है कि अदालत अब इस मामले का निपटारा अदालत ही कर सकता है, क्योंकि सारे बड़े फसाद जो होते हैं वो अदालत की चौखट पर जब पहुंचते तभी कोई रास्ता निकलता है। लेकिन जब तक ये फैसला आएगा तब तक सियासी मेहमान या सियासी, आप ये समझिए कि दल, इसके पूरे फायदे उठा चुके होंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, हमें ये समझना होगा कि इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। और हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो हम अगर सब बच्चे अपने अपने रिलीजियस ड्रेस में चले जाएंगे तो वहाँ पे उनके साथ इक्वालिटी कैसे रहेगी, आपस में मेल जोल कैसे बढ़ा पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे इंडिया वो कंट्री है जहाँ पे यूनिफॉर्म इज़ मैंडेटरी, जिससे कि सारे बच्चे एक समान रहें, बच्चे टीचर के सामने भी एक समान रहें और आपस में भी एक ही कपड़ों में रहेंगे तो मिलना जुलना आसान रहेगा, यूनिटी रहेगी। अगर सब बच्चे अपने अपने रिलीजियस कपड़ों में आने लगेंगे तो मुझे लगता है हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल में बच्चों, बिल्कुल छोटे बच्चे जब बिल्कुल एक बीज की तरह होते हैं, उसी समय हम उनको बांट दे रहे हैं। तो इंडिया इज नॉट अ कहते हैं कंट्री जहाँ पे हम लोग कहते हैं सेकुलर स्टेट है, डाइवर्सिटी में यूनिटी है। राखी जी, आपसे एक कानूनी पहलू में जानना चाहूंगा। इस समय अदालत ने कहा है कि अगले आदेश तक किसी भी धार्मिक पोशाक के पहनकर स्कूल आने पर पाबंदी है। तो क्या जो सरकार का सर्कुलर है कि आपको यूनिफॉर्म में आना है, ये पहनेंगे, ये नहीं पहनेंगे, ये वो सर्कुलर नल एंड वॉइड हो जाता है और अदालत ने जो कहा है ये एग्जिस्ट करेगा? देखिए, हमारा जो सर्कुलर है उसमें यही कहा गया है, अगर आप देखिए तो किसी भी प्राइवेट एंड पब्लिक एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, सब जगह आपको स्कूल यूनिफॉर्म जो प्रिस्क्राइब्ड है उसी में ही आना है, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। और आपको अगर देखें तो बहुत सी जगह उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया था कि आप यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आए हो। तो ये चीज उसमें ही उन्होंने ऐड की है कि आप लोग रिलीजियस ड्रेस में ना आए, जो कहा गया है धार्मिक पोशाक में ना आए। जी हाँ, धार्मिक पोशाक में ना आए। जी हाँ, अतीकुर रहमान साहब, अतीक साहब, पाकिस्तान, जी हाँ, बात करते हैं। आखिर ब्रेक के पहले मैंने आपसे कहा था कि आखिर ये किसकी साजिश, किसका करा धरा, कौन है इसके पीछे? आखिर इन चुनाव के पहले कर्नाटक से जो फिजा निकली वो देश में फैल चुकी है। महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, यूपी हो, अब पंजाब का चुनाव है। अब हम बात करते हैं, हमारे संवाददाता को आपने सुना, भगवंत मान पर हमला हुआ है। उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान की सीमा यहां से बहुत करीब है और उसी पाकिस्तान में इसी हिजाब को लेकर अतीकुर रहमान साहब, संसद में बवाल मचा हुआ है। उनका यह कहना है कि यहां पर मुस्लिम छात्राओं के साथ बर्बर सलूक होता है। लेकिन वहीं की पाकिस्तान की एक मशहूर एंकर आलिया ने पाकिस्तान सरकार से ही सवाल पूछ लिया। अतीक साहब गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा अतीक साहब। उस एंकर आलिया ने सवाल पूछा अपनी सरकार से कि अगर हमारे मुल्क में कोई हिंदू लड़की अगर जय श्री राम करती तो उसका कत्लेआम हो जाता। अतीक साहब क्या कहेंगे आप? हरीश जी, सबसे ज्यादा अगर खूबसूरत हमारा कोई मुल्क है दुनिया में तो वो भारत है। और जहां तक के पाकिस्तान के इंटरफेरेंस का सवाल है, मैं समझता हूं ओवैसी जी उसका जवाब बखूबी दे चुके हैं। पाकिस्तान है भाड़ में, पाकिस्तान की शरारत हमेशा से होती रही है। हो सकता है, मैं ये समझ रहा हूं कि डिप्लोमेटिकली उनके लिए अनिवार्य था और उन्होंने एक स्टैंड लिया और कहा कि भाई माइनॉरिटीज के साथ नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हम भी उनको आए दिनों याद दिलाते रहते हैं कि
उनकी माइनॉरिटीज के साथ में वो कितना दुष्कर्म कर चुके हैं। जी और हाँ, करते उनको आ रहे हैं। बलूच दिखाई नहीं देते। अतीक साहब, मैं कुछ यही नहीं कह रहा हूं, दिखाई आप जो देता मुद्दा उनको। उठा रहे हैं बिल्कुल सही। उनको पड़े रहती है कि भारत में क्या हो रहा, लेकिन उनकी नाक के नीचे बलूच हो, शिया हो, उनके साथ जो बर्बरता होती है वो दिखाई नहीं देती। मौलाना अतीक यूसुफ साहब, अली पर भी हमला वहीं हुआ था मनीष जी, वो सबसे ज्यादा शर्मनाक था, और एजुकेशन को लेकर हुआ था। सबसे बड़ी बात तो ये है। जी अतीक साहब, आप अपनी मनीष बात जी, पूरी करें। एक बात और इसमें ऐड करना चाहूंगा। मेरे पास उसकी कटिंग है कहीं रखी हुई। अभी 2-4 दिन पहले का ही मामला है, कोई इंटरनेशनल फोरम या यूएन का मामला था, जहां पर हमारी सरकार ने, भारत की सरकार ने तमाम इंटरनेशनल मुल्कों को ये याद दिलाया किस तरह से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसी जगहों पे माइनॉरिटीज के साथ में दुर्व्यवहार होता है, दुष्कर्म होता है। लेकिन उसके अंदर भारत के मुसलमानों की कोई बात नहीं थी। भारत के मुसलमानों के लिए उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं की। तो ये दोगलापन जो है मनीष जी, ये हमको चुभता है। एक और दोगलेपन की मैं आपको बात बताना चाहूंगा। कल की बात है, यूपी में इलेक्शन थे पहले दौर के, और उसमें राष्ट्रीय मुस्लिम वर्ग जो आरएसएस की ही एक शाखा है, उसके जो चीफ हैं उस इलाके के, उन्होंने समर्थन किया मुस्कान खान का। उन्होंने समर्थन किया कि लड़कियों का हिजाब पहनने का हम समर्थन करते हैं। ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच कह रहा है, और ये दोगलापन देखिए, ये दोगलापन हमको चुभता है मनीष जी। अतीक जी, चिंता की बात यही है कि ड्रेस कंट्रोवर्सी की आड़ में आखिर चुनावी समीकरण, ध्रुवीकरण हो पाएगा या नहीं। अतुल सक्सेना जी, ड्रेस कंट्रोवर्सी, यूनिफॉर्म को लेकर मैं आगे भी बात करूंगा। हमारे साथ अधिवक्ता भी हैं, आप समझ गए होंगे कि मैं यूनिफॉर्म के आगे कौन सा शब्द कहूंगा। लेकिन इस समय मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एन यूपी चुनाव के पहले हिजाब का हिसाब किताब, नफा नुकसान, ड्रेस कंट्रोवर्सी की आड़ में समीकरण बदलने का ये एक पहल या एक चाल तो नहीं? देखिए मनीष जी, देखिए नफरत घोलने का भी ना एक सीमा होती है, और भाजपा इस तरीके की नफरत घोल रही है कि अब स्कूल के आप लोगों ने भी जिन्ना लाया था अतुल जी, आप लोगों ने भी जिन्ना लाया था। बात गन्ने की होनी थी, आप लोग जिन्ना लेकर आ गए थे। हम तो गन्ने की बात कर रहे हैं, आप बताइए। हम तो कह रहे हैं गन्ना भुगतान जो 15 दिनों के अंदर करेंगे, और ये लोग नहीं कर पाते 10-10 महीने भी। पूछिए भाजपा के लोगों से, पूछिए कितना गन्ना पे बकाया है। इन्होंने एसएपी कितना बढ़ाने का, स्टेट एडवाइजरी प्राइस जो गन्ने का होता है, कितना बढ़ाया? 10 रुपये बढ़ाया मात्र, और वो भी कब बढ़ाया? जब चुनाव सर पे थे। कानून कब वापस लिए? जब चुनाव सर पे थे। और जब ना तो काले कानून इनके काम आए, क्योंकि शहीद हो गए किसान, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, तो क्या किसान इन्हें वोट देगा? ना राम मुद्दा काम आया, क्योंकि लोगों की जेबें खाली हैं। आज लोग जो है रोटी रोजी को तरस रहे हैं, और ये जब इनके ये सब मुद्दे काम नहीं आए तो ये हिजाब पे आ गए। अब मैं वो जानना चाहता हूँ, देखिए किस घटिया राजनीति, ये बड़ा दुखद लगता है मुझे मनीष जी, कि अब इससे छोटे छोटे हमारे मासूम बच्चे जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम मोहब्बत रहती है, उन्हें भी, उनके में भी खाई बांटने का, आपस में लड़ाने का भाजपा ये जो काम कर रही है, और जिस तरीके से चालें चल रही है। परंतु उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब पढ़ा लिख गया है, और जनता समझती है, जानती है, बूझती है, इनके सारे कुकर्मों को पहचानती है भाजपा के। और देखिएगा 10 मार्च को ये भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। अतुल जी, आप भी बोलते बोलते केवल मुसलमान वर्ग पे ही बात की, और आपने ये साबित कर दिया कि आप किसे रिझाने में लगे हुए हैं। नहीं, देखिए मनीष जी, रिझाने की बात नहीं है। देखिए समाजवादी पार्टी शुरू से ही सर्व समाज के लिए काम करती है, इसीलिए हमारी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या इस तरीके के कानून को आप थोपना चाहते हैं? कोई चीज़ थोपी हुई चलती है क्या मनीष जी? मैं तो कहता हूँ जितना आप जिस चीज़ को मना करेंगे वो उतना ही रंग लाएगी। आप क्यों इस तरीके के मुद्दों को ला करके देश में अशांति फैलाने का काम करते हैं? आप क्यों नहीं विकास की राजनीति करते हैं? अरे आप मुस्लिमों के लिए आपने क्या करा है? जो छोटी छोटी बच्चियां, उनको तालीम के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या टेक्निकल एजुकेशन उन्हें नहीं दे सकते आप? क्या उनके विकास के लिए आप कोई काम नहीं कर सकते? कितने आपने उनके लिए जो है स्कूल कॉलेजेस बनाने का काम किया है? ये देश जानना चाहता है। आप बार बार पाकिस्तान ले आते हैं, कभी जिन्ना ले आते हैं। एक साथ खुले हैं अतुल जी, 9 मेडिकल कॉलेज एक साथ खुले हैं। आप कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई। मनीष जी, आप जानते हैं जितने मेडिकल कॉलेज खुले हैं वो आप देखिए बने भी नहीं हैं, और केवल जाकर के प्रधानमंत्री जी वहाँ पे फीता काटे आते हैं।
अरे जो मेडिकल कॉलेज खुला ही नहीं, जिससे मुझे और आपको जनता को लाभ ही नहीं होने वाला है, वो ऐसे मेडिकल कॉलेज का क्या फायदा। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आप उद्घाटन करे आते हैं। आप बताइए, जो समाजवादी पार्टी ने किसानों से जमीन अधिग्रहण करने का काम किया और आपने हवाई जहाज उस पर उतार दिया, हमारे कार्य करे हुए पे आप जो है क्रेडिट लेना चाहते हैं। जनता ये जानती नहीं है क्या, समझती नहीं है क्या, बेवकूफ है क्या जनता? आप कब तक बेवकूफ बनाएंगे? जनता क्या जानती समझती है अतुल जी? ये 10 मार्च को पता चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सारे मुल्क को पता चल जाएगा कि आखिर जनता ने जब अपने नुमाइंदों का एग्जाम लिया तो किसे पास किया और किसे फेल। अतुल जी, आऊंगा आपके पास, ढेरों सवाल हैं। यूपी में चुनाव है, 6 चरण अभी बाकी है। अगला जो मतदान है वो वैलेंटाइन का है, मोहब्बत का। मोहब्बत में जनता प्यार करती है, मोहब्बत करती है, नफरत? इंतजार 10 मार्च तक का। योगिता बयाना जी, योगिता जी, पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है, पाकिस्तान की एंट्री, और इसके साथ साथ हिंदू मुसलमान। जी मैं आपसे एक ही बात करना चाहूंगा, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हाथ में किताब जरूरी या हिंदू मुसलमान करना जरूरी? बिल्कुल किताब जरूरी, पर हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है ये भी तो देखिए ना। ये जड़ क्या है, जड़ पर आप जाइए। मैं हिजाब के खिलाफ हूँ और मैं चाहती हूँ, ये बहुत रिग्रेसिव थिंकिंग है, हिजाब नहीं होना चाहिए, बट उसके लिए आपको समय लगता है। इट्स अ सोशल चेंज। ये वो देश है जहाँ 2-2 साल की, 1-1 साल की बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, उनकी आबरू को छीना जाता है। वो देश है जहां पर आप बुर्के के लिए लड़ रहे हैं। अभी पहले उसको तो बचा लीजिए, पहले उस बच्ची को बचा लीजिए जिसका बलात्कार हो रहा है, फिर बुर्के पे लड़ लीजिएगा। लंबी लड़ाई है, सामाजिक चेतना है, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप डिक्टेट नहीं कर सकते हैं, ये सामाजिक चेतना का मामला है। आप मैडम यहाँ पैनल पर बैठी है, मैं उन्हें बोलूं कल से आप हिजाब पहन के पैनल पे नहीं आएंगी, क्या वो मेरी बात मान जाएंगी? पर अगर मैं उनसे बात करूं और हम चेतना पे बात करें, हम अवेयरनेस पे बात करें, हो सकता है वो 1 साल बाद इस बात को समझे और नहीं पहन के आए बुर्का। आप ओवरनाइट डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। बस मुझे टाइमिंग्स पे सवाल है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव यूनिफॉर्म सेम होनी चाहिए, चाहे कोई भी रिलीजियस हो, चाहे वो मठों में मॉन्क बच्चे हो, भगवा पहन के जाते हो, उन्हें भी मॉन्क भगवा पहन के नहीं जाना चाहिए, उन्हें भी वैसे ही जाना चाहिए। पार्लियामेंट में भी एक होना चाहिए और सीएम ऑफिस में भी भगवा नहीं चलेगा। जी आपने तो ड्रेस कोड बना दिया योगिता जी कि आखिर ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। हालांकि आमतौर पर पार्लियामेंट यानी संसद में खादी चलती है, हमारे बापू का खादी, तो जो कि बापू शर्ट में क्यों जाते हैं हमारे पार्लियामेंट? जी मुझे ऐसा लगता है खादी को लेकर ही नेता की पहचान होती है योगिता जी। लेकिन चूंकि डिजाइनर जमाना है, डिजाइनर माहौल है, तो नेता भी अलग अलग अंदाज में खुद को संसद लेकर पहुंचते हैं। दे हॉग लाइमलाइट। आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि हिजाब दिवस, जी हाँ, महाराष्ट्र के 2 शहरों में हिजाब दिवस मनाया गया। लखनऊ में भी, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज हिजाब दिवस मनाया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं नासिक के मालेगांव में भी हिजाब दिवस। इस तरह के आंदोलन जब होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वार पलटवार की स्थिति पैदा कर देते हैं, क्योंकि समाज के दो वर्ग इस बात में एक दूसरे को झुठलाने और एक दूसरे को नीचा दिखाने में जब आ जाते हैं तो समाज का ताना बाना, जी हाँ, जाहिर सी बात है, वो अफेक्ट होता है। अतीकुर रहमान साहब, इस तरह के प्रदर्शन, प्रतिबंध, आंदोलन, सरकार कोशिश कर रही है कि समाज का ताना बाना खराब ना हो, लेकिन हिजाब की आड़ में धर्म को सामने रखकर नफरत फैलाना, आपको लगता है ये केवल चुनावी माहौल, चुनावी मौसम के लिए डिजाइंड नेफेरियस डिजाइन है, या फिर ये अपने आप में एक संयोग है जो चुनाव के पहले हो गया? नहीं मनीष जी, जहां तक कि ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मैं समझ रहा हूं ये एक तमाचा है बीजेपी के मुंह पर, जो ये हमेशा से हमको ये इल्जाम दे रहे थे कि हम अपनी औरतों को बुर्खे में रखकर बाहर निकलने की इजाजत नहीं देते। और ये पूरी तरह से, जैसा कि मैंने पहले आपको बताने की कोशिश की, कि शाहीन बाग को देखकर इनके होश उड़ गए। होम मिनिस्टर ने इतनी कड़वी बात कही दिल्ली इलेक्शन की कैंपेनिंग के अंदर कि वोटिंग मशीन का बटन इतनी जोर से दबाया जाए कि उसका करंट जाकर लगे शाहीन बाग के अंदर। ये उनकी नफरत, ये हड़बड़ा गए कि आखिर ये मुसलमान औरतें निकल कैसे गईं। हम तो समझते थे कि इनको दबाया जाता है, इनको दबोचा जाता है, इनको फ्रीडम नहीं है, ये हड़बड़ा गए। फिर उसके बाद में आपने देखा किस तरह से बुलीडील आया, सलीडील आया। एक बड़ा अच्छा कार्टून 2-4 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था मनीष जी,
जहां पर दो लड़कियों को बताया था, दोनों एक बैनर लेके खड़ी हैं और एक बैनर वाली लड़की जो कि हिजाब में है वो कह रही है कि इफ आई गो बाय हिजाब आई एम गिवन अ रॉ डील, और दूसरी जो हिजाब में नहीं है वो कह रही है इफ आई एम विदाउट अ हिजाब आई एम गिवन अ सली डील। ये हकीकत है। लेकिन अतीक साहब आपको जिस डिजाइन की मैं आपसे बात जानने समझने की कोशिश कर रहा हूं और इस समय दर्शक भी आपको देख सुन रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है कि जांच एजेंसियों ने जो मामला सामने लाया है, जो जांच कर रहे हैं, उसमें उन्होंने पाया है कि इस हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर 3 महीने पहले कुछ ट्विटर अकाउंट बने जिसके पीछे सोच थी कि आखिर चुनाव के पहले हिजाब को लेकर मुद्दा उछाला जाए और फिर ये सियासी रंग ले ले, जिसका फायदा और नुकसान किसे होगा ये तो जनता तय करेगी। मनीष जी देखिए, ऐसे ही इल्जाम किसानों के मूवमेंट पे भी लगाए इन्होंने, ऐसे ही इल्जाम इन्होंने सीए के शाहीन बाग के मूवमेंट पे भी लगाए थे, साबित कुछ नहीं हुआ। अब ये 24 घंटा पहले जो कुछ भी तथ्य सामने आ रहे हैं, ट्विटर अकाउंट्स खोजे जा रहे हैं, क्या ये विच हंटिंग नहीं है? अगर ये साबित हो जाती है इसके अंदर इलीगैलिटी, तो आप समझते हैं कि मैं या आप इसको रोक पाएंगे? इलीगैलिटी को सजा दीजिए आप। इलीगैलिटी अगर कहीं हुई है तो उसके लिए हमारे आईपीसी के अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें आप उनको सजा दे सकते हैं। ये मामला मैनेजमेंट और स्कूल्स और पेरेंट्स के बीच में आराम से सुलझाया जा सकता था, लेकिन क्यों बाहर आया? क्यों इनको कोर्ट जाना पड़ा? और ये भी बहुत मुद्दे की बात है मनीष जी कि ये लड़कियां, अगर इन पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये पीएफआई और उसके स्टूडेंट विंग की वो है, तो इनको कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी? इन्होंने कानून का सहारा लिया मनीष जी, इन्होंने वायलेट नहीं किया कोई आईपीसी। ये गए जस्टिस मांगने के लिए, सड़कों पे नहीं, किसी और के सामने नहीं। लेकिन अतीक साहब, चिंता की बात यह है कि जस्टिस के सामने चिंता की बात यह है अतीक साहब कि बीसी नागेश जो कि कर्नाटक के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने उसी विद्यालय की तस्वीरें दिखाई हैं कि जो छात्र छात्रा इस समय हिजाब पहनकर आई, वो कुछ दिनों पहले जब उनकी तस्वीर ली गई तो स्कूल में हिजाब नहीं पहना था। अरे जी, मैं इस पे बिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि वही लड़की है, बहुत सारे और दूसरे चैनल्स पे आके उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं जो कहती हैं कि ना सिर्फ स्कूल में बल्कि बचपन से वो स्कार्फ कर रही हैं, बचपन से, ना सिर्फ स्कूल के अंदर। और आप जानते हैं कि वहां के मिनिस्टर कर्नाटक, वहां की गवर्नमेंट किस तरह से एंटी मुस्लिम पॉलिसीज हमेशा से करती आई है, उनके खून में रचा बसा है। अतीक साहब आता हूं, खून का रंग एक ही होता है। सियासत चल सकती है लेकिन धर्म जात खून के रंग को न बदल पाई है न बदल पाएगी। अतीक साहब आता हूं आपके पास। राखी दुबे जी, राखी जी, आप सुन रही थी कि जिस तरह से सरकार कोशिश कर रही है सारे सबूत दिखाने की कि तस्वीरों के जरिए जो छात्रा हिजाब पहनकर आई थी वो पहले कभी नहीं पहनी, वो न जाने इसी दौरान 1-2 दिन पहनकर पहुंची और बाद में ये बवाल का रूप ले लिया। राखी जी, कानून और संविधान आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 पहनने की आजादी तो देता है, लेकिन क्या फैंसी ड्रेस पहनकर, मैं इसे फैंसी नहीं कहूंगा, इसके पीछे अस्मिता है, लेकिन चूंकि भाषा की बात है तो अंग्रेजी में इसे संज्ञा फैंसी ड्रेस की दी जा रही है। जो स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं वो फैंसी हो गया। देखिए, मैं कहूँगी हमें जो आर्टिकल 25 है, हम प्रोपेगेंडा कर सकते हैं अपने रिलीजन का, लेकिन वो स्कूल इज़ नॉट अ प्लेस जहाँ जाके अपनी रिलीजन को हम प्रोपेगेंडा कर सकें। अब और जगह हैं जहाँ पे जाके अपने रिलीजन को प्रोपेगेंडा करें। स्कूल हम पढ़ने जा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, तो वहाँ जितने साधारण ड्रेस में जाएंगे ना, तो आपस में मेल जोल, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे सीखना बहुत आसान होगा। और अगर एक ही कपड़ों में रहेंगे तो टीचर्स के लिए भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अतीक साहब कुछ कह रहे हैं राखी जी। छोटा सा काउंटर राखी जी, सिर्फ ये एक्सप्रेशन, सिर्फ ये राइट टू उसकी बात नहीं है, प्रोफेस रिलीजन, ये राइट टू एक्सप्रेशन भी है। और कोर्ट के अंदर एक और आर्टिकल कोर्ट किया था, आर्टिकल 21, पुत्तुस्वामी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट टू प्राइवेसी। ये दो बहुत अहम मुद्दे हैं
राखी जी देखिए, और अगर आपसे उसमें मैं अगर आपको बाद में अचानक एक भी और ये चीज लड़कियां कहना डिसाइड करती चाहूंगी। हैं, देखिए, अगर ये आपका हिजाब बहुत ही इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजन है, जो कि अभी मैटर एजुकेट इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, तो वो अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो मे बी वो अलाउ नहीं होगा। लेट कोर्ट डिसाइड। लेकिन मैं अभी एज ऑन डेट में ये कहना चाह रही हूँ, जहाँ बच्चे स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने, हमारा जो कंट्री है उसकी लॉ के बारे में बता रही हूँ आपको, कि यहाँ पे ये कहा गया कि स्कूल कॉलेजेस में गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब करनी है, एंड एवरीबडी, ईच एंड एवरी चिल्ड्रन यहाँ पे आए तो उसी यूनिफॉर्म में आए, एंड यूनिफॉर्म इज मैंडेटरी, ऑप्शनल नहीं है, इट्स मैंडेटरी। आपको उसी यूनिफॉर्म में ही आना है। और उसके पीछे रीजन भी दिया है गवर्नमेंट ने कि क्यों रीजन है, यूनिफॉर्म क्या और ड्रेस रीजन है। कोड को लेकर बात करेंगे तो बात तो फिर वर्दी पर भी आ जाएगी कि वर्दी अगर मुझे ऐसी पहननी है तो मैं तो ऐसे ही पहनूंगा या दिल्ली का पहनूंगी। एग्जांपल है ना मनीष जी। जी आप, दिल्ली के मुझे अंदर- पता है आप कह सकते हैं कि सलवार सूट पहनकर भी कुछ महिला का कर्मचारी आ जाती है, ऐसे लाखों उदाहरण हैं। लेकिन जहां तक शिक्षा की बात है, जो परंपरा और जिस तरह से चीजें एक यूनिफॉर्मिटी के तहत हमने भी पल बढ़कर हम लोगों ने भी शिक्षा ग्रहण की है, और वहां पर भी इस तरह कभी रहा नहीं जी मनीष जी। जी ये अतीक problem साहब आता हूं create आपके किया पास, गया है। अतीक साहब आता हूं। योगिता जी, जहां तक बात की जाए यूनिफॉर्मिटी को लेकर, राखी दुबे जी, अतीक साहब ने भी कहा, अतुल जी ठीक है, थोड़ा सियासी मसाला जरूरी है, 6 चरण का चुनाव बाकी है, 403 सीटों का मसला है, और इस समय मन में लड्डू भी फूट रहे हैं अतुल जी की पार्टी के कि भाई कहीं सरकार ना आ जाए। अतुल जी देखिए कितना मुस्कुरा रहे हैं, साइकिल चलती है लेकिन आपको ये लग रहा है कि साइकिल दौड़ेगी, चलेगी नहीं, दौड़ेगी। अतुल जी आता हूँ। नहीं, लेकिन यूनिफॉर्मिटी योगिता जी, यूनिफॉर्मिटी को लेकर चर्चा है, और यूनिफॉर्मिटी अगर बिगड़ती है तो आपको लगता है कि कहीं हमारी शिक्षा में जो एक मेंटल कंडीशनिंग वाली बात है वो भी एक हिस्सा बन जाती है, जिससे बच्चों में दुराव पैदा हो जाए? बिल्कुल, अचानक से यूनिफॉर्मिटी की बात याद आ गई, अचानक से ये सब याद आ गया। अरे मतलब ये तो पहले से ही है ना, तो उसी के लिए मैं बार बार वही रिपीट कर रही हूँ कि उनको प्रिपेयर कीजिए ना। आप 3 महीने पहले एग्जाम के बोल दें कि यूनिफॉर्मिटी है और सबको सेम कपड़े पहने, मैं बिलीव करती हूँ, बट आप ये एकदम से नहीं थोप सकते। आपको उनको नोटिस देना है कि 6 महीने बाद जो नया सेशन शुरू होगा उसमें आप सब सेम यूनिफॉर्म पहन के आएंगे, तो मैं समझ सकती हूँ। मिड ऑफ द सेशन एंड इनफैक्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन अगर आप ऐसी बातें ऐसा कंपलसरी कर देंगे तो मुझे लगता है ये गलत है, ये गलत हो रहा है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया अतीक जाता साहब, है। लास्ट कमेंट के लिए आप ही के पास आऊंगा। मेरे साथ शाइस्ता जी, खवातीन शाइस्ता रफत हमारे साथ हैं। शाइस्ता जी, हिजाब क्या इतना जरूरी है कि अगर नहीं पहन कर गए, और हालांकि ये मसला अब अदालत में है, देश की सर्वोच्च अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है, अदालत नजर रखे हुए, अगर हिजाब ना पहन के जाएं तो आखिर दिक्कत क्या है? देखिए, हिजाब का मसला ये नहीं है कि आज पहना जा रहा है, आप ये बात समझ लीजिए। इससे पहले भी स्कूलों में पहन के जाते रहे हैं, यूनिफॉर्म की पाबंदी की है, यूनिफॉर्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं की गई। अगर स्कूल ये कहता है, कोई इंस्टीट्यूशन ये बात लाजिम कर देता है कि आपको इसका पालन करना है, तो कभी उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की गई। लेकिन ये हिजाब या अब जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ये है कि आप बच्चियां हेड स्कार्फ इस्तेमाल नहीं करें, या यूनिफॉर्म तो पहनी हुई है बच्चियां, और जो हिजाब पहनती हैं वो हिजाब बाहर निकालती हैं बच्चियां, क्योंकि स्कूल में अलाउ नहीं है। स्कूल के गेट के अंदर जाने के बाद वो हिजाब निकाल के अपने बैग में डालती हैं, क्लास अटेंड करती हैं, यूनिफॉर्म की पाबंदी करती, कहीं कोई दिक्कत थी ही नहीं है। और इस दिक्कत को अब इस बार इस तरह हाईलाइट किया गया, इस तरह क्रिएट किया गया है कि एक बड़ा इशू बन गया। और सिर्फ इशू नहीं बना, इस इशू को हम बातचीत करके भी हल कर सकते थे, लेकिन जो कम्युनिटीज के अंदर इतनी नफरत पैदा करके हल किया जा सकता था, लेकिन प्रदर्शन भी हो रहे हैं, शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। शाइस्ता जी, शहर प्रदर्शन हो रहे हैं, बातचीत के जरिए भी मसला सुलझाया जा सकता था। अदालत की चौखट पर मसला पहुंच गया। अतीक साहब, फाइनल कमेंट आपसे, इससे पहले कि मैं पोशाक पहरावे को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, यानी कि हिजाब का हिसाब किताब चुनाव के पहले जो चल रहा है, उस पर इंडिया का सवाल में आप आए हैं। लास्ट कमेंट अतीक साहब, मुझे इंडिया का सवाल खत्म करना है, हालांकि हिजाब जारी रहेगा। मनीष जी, यूनिफॉर्मिटी पे बात हो रही है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, यूनिफॉर्मिटी कायम है,
यूनिफॉर्मिटी क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट में हमारे स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए? यूनिफॉर्मिटी इन अवर कल्चरल हेरिटेज डिस्कस नहीं करना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को? मनीष जी, मैं लेक्चरर रहा हूं कॉलेज के अंदर, उसमें हमारे बच्चे इन इश्यूज पे डिस्कस करते थे। यहाँ पर उनकी मेंटल यूनिफॉर्मिटी थी, यूनिफॉर्मिटी इन मेंटेनिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यूनिफॉर्मिटी इन मेंटेनिंग द हेरिटेज ऑफ इंडिया, द कल्चर ऑफ इंडिया। हमारी इस यूनिटी को किसी ना किसी तरह से ठेस पहुंचाई जा रही है, इसमें यूनिफॉर्मिटी लेना आना बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्म चाहे कुछ भी हो, लेकिन यूनिफॉर्मिटी ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जी अतीक साहब, इसी यूनिफॉर्म के जरिए आप यूनिफॉर्मिटी की जो बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात सामने आएगी। अतीकुर रहमान साहब, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ शाइस्ता रफत जी, अब योगिता भयाना जी, अतुल सक्सेना जी, राखी दुबे जी, आप लोग इंडिया का सवाल की इस अहम बहस का हिस्सा बने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा, जी हाँ, समाज में अगर बात होती है गंगा जमनी तहजीब की, तो मैं केवल यही कहूंगा कि मंदिर के पुजारी के हाथ में हो कुरान और मस्जिद के मौलाना के हाथ में हो गीता, तभी ये सामाजिक ताना बाना बना रहेगा और हिंदू मुसलमान एक होकर देश को तरक्की की ओर ले जाएंगे। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से